स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका अपने इस चैनल पर। और आज मैं इंग्लिश का जो मैंने बताया था कि इंग्लिश का रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मैं आपको 50 या 60 या 80 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो उसमें मैंने एक पहला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 25 क्वेश्चंस आपको करवाए थे। और आज मैं लेकर के आया हूँ 45 क्वेश्चंस यानी 45 प्रश्न अंग्रेजी के आपको लेकर के आया हूँ स्टोरी ऑफ इंग्लिश और रेनबो पार्ट 2 का, जो इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे 2024 में 1 फरवरी से जिनका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है बिहार बोर्ड का, ISC ICOM और IE सभी के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा प्रश्न है तो मैं जल्दी करवाऊंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बस आंसर बताऊंगा। आप क्या कीजिए कि 1 से 45 तक अपने कॉपी पर लिख लीजिए और ABCD में से जो आंसर आपको सही लगे वो आंसर लगाइएगा। फिर मैं जब आंसर बताऊंगा तो आप उससे चेक करके अंत में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका 45 में यानी 45 में कितना आया, ठीक है। और अब एग्ज़ाम के लिए बस आपका 2 दिन बचा हुआ है, कल 30 परसों 31, उसके बाद 1 तारीख से सबका एग्ज़ाम शुरू होगा। किसी का 2 से शुरू है, किसी का 3 से शुरू है। तो घबराना नहीं है, एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं लेना है। एग्ज़ाम बड़ी चीज़ नहीं है, ज़िंदगी बड़ी चीज़ है, ठीक है। ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम क्या होता है, आप साल भर जो पढ़े होते हैं, जो मेहनत किए होते हैं, वही क्वेश्चन आता है। अगर आप साल भर अच्छे से मेहनत किए हो तो आपका एग्ज़ाम बढ़िया ही जाएगा। साल भर मेहनत नहीं किए हो तो एग्ज़ाम फिर उसी तरह से जाएगा। लेकिन आदमी को अंत तक प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो परीक्षा हो तो उसको हम बेहतर करें। और परीक्षा केवल बुक वाला परीक्षा जो होता है, किताबी ज्ञान वाला जो परीक्षा होता है, उसी में बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है। हमको हमारे जीवन की जो परीक्षा है उसमें बेहतर करने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। एजुकेशन का मतलब भी यही है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रट लेना नहीं है, बल्कि उस क्वेश्चन का जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, जीवन को कैसे समझे, ये ज़रूरी है एजुकेशन का, जो हम लोग नहीं जान पाते हैं। बहुत ज़्यादा हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में एजुकेशन को लेकर के सही समझ की बहुत ज़रूरत है, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है, खास करके मैट्रिक और इंटर के लेवल पर। खैर, हम सभी लोग उसी मतलब कि नाव में सवार है। चलिए, कोई बात नहीं है। फ़िलहाल हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको बेहतर करने के लिए हम प्रयास करेंगे, अपनी जी जान से लड़ेंगे। और हम शुरुआत करते हैं। 45 प्रश्न का ये वीडियो है, ये पार्ट 2 है, और इसके बाद शायद आपका कोई वीडियो ना आए। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, और क्वेश्चन क्या है कि डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। देखिए, फिर से बता देते हैं, अगर जो बच्चे अभी तक कॉपी पेन नहीं लिए हैं, वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन ले ले और ABCD में से जो आंसर आपको सही लगे 1 से 45 तक नंबर दे दे। और उसके बाद ABCD में से जो आंसर सही लगे, पहला का ABCD में से जो भी सही लगे वो पहला के सामने, दूसरा का जो लगे दूसरा के सामने। इसी तरह से 45 क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिए, एक टेस्ट टाइप का। और फिर लास्ट में आप बताइए कि आपका 45 में कितना आया। और उसके बाद इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद इंग्लिश का आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा 25 + 45 यानी कि 70 क्वेश्चन, 70 ऑब्जेक्टिव्स। तो नहीं भी ज़्यादा तो 10, 20, 15 प्रश्न का आपको फ़ायदा तो कम से कम हो ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। मतलब किनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया 1953 में। पहला है जॉन डॉनी, दूसरा है बी ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, सी है वाल्टर डिलामेयर, या डी है PB शेले। जल्दी आंसर बताइए। डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। किनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? ए जॉन डॉनी, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी वाल्टर डिलामेयर, या डी PB शेले। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मतलब कि ज़्यादा प्रश्न है, जल्दी करवाना है, तो जल्दी मैं आपको आंसर बताऊँगा। जल्दी से आंसर लिखिए, ज़्यादा लेट मत कीजिए। डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। सर, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब होगा सी वाल्टर डिलामेयर, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, है ना, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था 1953 में। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि वाल्टर डिलामेयर वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन डैश, मतलब कि उनको किस साल सम्मानित किया गया। तो याद रखना है 1953, ये डेट याद रखना है, मतलब ये साल याद रखना है 1953। और किनको किया गया था? वाल्टर डिलामेयर को। किसने किया था? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने किया था। इस बात को भी याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन से आपका 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।
दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, ए डस्ट हुम डैश बोर्ड शेप्ड मेड अवेयर डैश। मतलब ये जो डैश जगह है यहाँ पर ये पहला वाला ए डस्ट हुम डैश, यहाँ पर क्या मतलब कि फिल होगा, है ना, उसमें क्या भराया जाएगा। ए आयरलैंड, बी इंडिया, सी इंग्लैंड या डी आइसलैंड। ये तो लाइन ही है पोएम का। ए डस्ट हुम डैश बोर्ड शेप्ड मेड अवेयर, ए डस्ट हुम डैश बोर्ड मेड शेप्ड मेड अवेयर, आयरलैंड, इंडिया, इंग्लैंड या आइसलैंड। जल्दी जल्दी आंसर लिखिए, ज़्यादा क्वेश्चन है तो समय कम लेंगे। ए डस्ट हुम डैश बोर्ड शेप्ड मेड अवेयर, आयरलैंड, इंडिया, इंग्लैंड या आइसलैंड। इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड। ये जो है ना द सोल्जर नाम का जो आपका पोएम है, द सोल्जर है ना, द सोल्जर, जिसको रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, उस चैप्टर से ये लिया गया है। ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर्ड शेप्ड मेड अवेयर। ठीक है, उस पोएम को अगर आप पढ़े होगा तो उसमें ये लाइन आता है, द सोल्जर में से लिया गया है। इसके राइटर है रूपर्ट ब्रूक, याद रखिएगा, द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ये पोएम लिखा गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये इंग्लैंड की तरफ से युद्ध कर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पेक्स बीन स्टिफल्ड डैश इज फ्रॉम। मतलब आपको बताना है कि ये जो लाइन है, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पेक्स बीन स्टिफल्ड, ये लाइन किस चैप्टर का है, मतलब किस पोएम से लिया गया है। पहला ऑप्शन है आपके सामने मैकिविटी द मिस्ट्री कैट, बी में है स्नेक, सी में है फायर हिम या डी में है द सोल्जर। लाइन सुन लीजिए, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पेक्स बीन स्टिफल्ड डैश इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया ये लाइन। मैकिविटी द मिस्ट्री कैट से, बी स्नेक से, सी फायर हिम से या डी द सोल्जर से। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा मैकिविटी द मिस्ट्री कैट। ये सारा क्राइम जो है मैकिविटी करता था, और लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड यानी कि स्कॉटलैंड के पुलिस के फाइल में वो कभी आया नहीं, उसके फुटप्रिंट नहीं आए, वो क्राइम के जगह से भाग जाता था। मैकिविटी मैकिविटी देयर्स नो वन लाइक मैकिविटी, इस तरह का पोएम में लाइन है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आई शोर टू सेव फायर फ्रॉम द साइन ऑफ डैश, आई शोर टू सेव फायर फ्रॉम द साइन ऑफ डैश। ए साइन, बी हैट्रेड, सी फॉरगेटफुलनेस या डी ब्लेसिंग। मतलब आपको बताना ये जो डैश है, साइन ऑफ डैश, इस जगह पर क्या आएगा, साइन ऑफ साइन, साइन ऑफ हैट्रेड या साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस या साइन ऑफ ब्लेसिंग। आई श्योर टू सेव फायर फ्रॉम द साइन ऑफ डैश, साइन, हैट्रेड, फॉरगेटफुलनेस या ब्लेसिंग। ये भी लाइन है, पोएम का लाइन है, और ये फायर हिम से लिया गया है। आपको मैं बता दूं, फायर हिम केकी एन दारूवाला ने लिखा है। फायर हिम, अग्नि स्तुति हिंदी में उसको कहते हैं। तो आई श्योर टू सेव फायर फ्रॉम द साइन ऑफ डैश, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू डैश, मतलब बर्ट्रैंड रसल कहाँ से बिलोंग करते हैं। ए जर्मनी, बी आइसलैंड, सी ब्रिटेन या डी आयरलैंड। बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू डैश, ए जर्मनी, बी आइसलैंड, सी ब्रिटेन या डी आयरलैंड। बर्ट्रैंड रसल जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से, आइसलैंड से, ब्रिटेन से या आयरलैंड से। दे दिए आप लोग आंसर, बताया जाए इसका आंसर। बर्ट्रैंड रसल जो है वो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाई बेंजी, हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाई बेंजी। मतलब सबसे पहले बेंजी ने कितने हेन्स को यानी कितने मुर्गियों को पाला। ऑप्शन है ए डजन, अबाउट ए डजन, लगभग 1 दर्जन, बी 36 यानी 36, सी में है अबाउट 2 डजन्स यानी लगभग 2 दर्जन, डी में है 50 यानी 50। हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप्ड बाई बेंजी, अबाउट ए डजन, बी 36, सी अबाउट 2 डजन्स या डी 50।
सही जवाब क्या होगा? पहले पहल बेंजी ने लगभग कितने मुर्गियों को पाला? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अबाउट 8 डजन, बी 36, सी अबाउट 2 डजन्स या डी 50? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए ये जो लाइन है, ये जो आया है, बेंजी नाम का जो मतलब कि कैरेक्टर है वो द अर्थ, ठीक है, द अर्थ चैप्टर से आया है। जॉनसन इनके पिता का नाम था और उनका एक सिंपल माइंडेड बेटा है जिसका नाम है बेंजी। डॉक्टर के पास उसको लेकर के जाते हैं। डॉक्टर उसको उनके पिता को कहता है कि इसको कुछ ऐसा काम दीजिए जिसमें इसको मज़ा आए और ये बिजी रहे। तो डॉक्टर ने सलाह दिया मुर्गी उर्गी पलवाइए इससे। इसने मुर्गी पाला, बहुत ज़्यादा इसको तरक्की भी हुआ उसमें। शुरुआत में कितना पाला था? शुरुआत में लगभग 1 दर्जन मुर्गी इसने पाला था। बाद में उसी से वो आगे बढ़ता गया। पोल्ट्री फार्म खोल लिया। फ्लोरेंस नाम की लड़की है, उससे विवाह किया मम्मी पापा की मर्जी के विरुद्ध। फिर मम्मी पापा को लास्ट में घर से निकाल भी दिया। तो बड़ा अच्छा सा कहानी है द अर्थ, है ना। तो हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप्ड बाय बेंजी? अबाउट 8 डजन। याद रखिएगा, बेंजी ने पहले पहल लगभग 1 दर्जन मुर्गियाँ पाली थी। आता है क्वेश्चन नंबर 7 पर। बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक डैश इज फ्रॉम। मतलब आपको बताना ये जो लाइन है दो, बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक, ये लाइन कहाँ से ली गई है, किस पोएम से? ए में है ऑप्शन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बी में है फायर हिम, सी में है स्नेक या डी में है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। लाइन क्या है फिर से सुन लीजिए। बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक, ये लाइन कहाँ से ली गई है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, फायर हिम से, स्नेक से या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से? चलिए दे दिया आप लोग आंसर, बताया जाए इसका आंसर। इसका सही जवाब होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, वो अपनी प्रेमिका को ये कह के मना रहे हैं। सर यहाँ पर उन्होंने सूरज यानी सन का एग्जाम्पल भी दिया है। ईस्टर नाइट द सन इवेंट हेंस एंड इट इज़ हियर टुडे, इस तरह का लाइन भी है वहाँ पर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया, बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, प्रश्न संख्या 8। समवन was before me at my water trough and I like a second comer waiting, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये भी किसी पोएम का लाइन है। someone was before me at my water trough and I like a second comer waiting, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ए द सोल्जर, बी ए स्नेक, सी फायर हिम या डी एन एपिताफ? someone was before me at my water trough and I like a second comer waiting। कहाँ से लिया गया है? द सोल्जर, स्नेक, फायर हिम या एन एपिताफ? पोएम का लाइन है, सीधा सीधा लाइन है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, समय कम है, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। तो इसका सही जवाब होगा स्नेक। ठीक है, स्नेक। लेखक करे समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रफ एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग। लेखक इंतजार कर रहे थे कि कब वो मतलब कि वो पी करके पानी जाए। फिर लेखक के मन में दुविधा आती है कि उसको मारे कि छोड़ दे। बात समझ में आया कि नहीं? बड़ा अच्छा सा पोएम है। आगे चलते हैं। D.H. लॉरेंस ने इसे लिखा है, ध्यान रखना है। स्नेक D.H. लॉरेंस का लिखा हुआ है, मतलब उनका पोएम है। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, फायर हिम के.एन. दारूवाला, एन एपिताफ वाल्टर डिलामेयर। ठीक है, चारों ऑप्शन के राइटर का नाम मैंने बता दिया। बार बार रिवीजन कीजिए, राइटर का नाम आपको बेहतर से याद होना चाहिए। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, स्नेक D.H. लॉरेंस, फायर हिम के.एन. दारूवाला, एन एपिताफ उसके राइटर है वाल्टर डिलामेयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, मतलब ये जो टाइटल है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, इस टाइटल नाम का जो बुक है, जो भी है, वो किसने लिखा है? हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स? ऑप्शन ए है T.S. इलियट, बी है D.H. लॉरेंस, सी है के.एन. दारूवाला या डी है कमला दास? Who wrote the old playhouse and other poems? T.S. इलियट, D.H. लॉरेंस, के.एन. दारूवाला या कमला दास? सही जवाब होगा इसका, ठीक है, सही जवाब होगा इसका कमला दास। ठीक है, क्या होगा सही जवाब इसका? इसका सही जवाब होगा कमला दास। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
प्रश्न संख्या 10, हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग? हु हैज़ violated the tradition of religion by cremating? ए D.H. लॉरेंस, बी कमला दास, सी के एन दारूवाला या डी T.S. एलियट? जवाब दीजिए। हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग? D.H. लॉरेंस, कमला दास, के एन दारूवाला या T.S. एलियट? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर, अभी 35 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जल्दी से कराना भी है। हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग? इसका सही जवाब होगा के एन दारूवाला। ठीक है, ये पारसी धर्म के थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। द पोएट इज डैश द स्नेक इन एव ऑफ, मतलब बीच में जो गैप है उसमें क्या जाएगा? द पोएट इज इन एव ऑफ द स्नेक, या द पोएट इज अफ्रेड ऑफ द स्नेक, या द पोएट इज रनिंग अवे फ्रॉम द स्नेक, या द पोएट इज रेडी टू हाइड फ्रॉम द स्नेक? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? द पोएट इज डैश द स्नेक इन एव ऑफ, बी अफ्रेड ऑफ, सी रनिंग अवे फ्रॉम, या डी रेडी टू हाइड फ्रॉम? चलिए जवाब दीजिए। द पोएट इज डैश ऑफ द स्नेक, डैश द स्नेक इन एव ऑफ, अफ्रेड ऑफ, रनिंग अवे फ्रॉम, रेडी टू हाइड। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा अफ्रेड ऑफ। ठीक है, अफ्रेड ऑफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर इज फ्रॉम, मतलब ये जो लाइन है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? किस चैप्टर से लिया गया है? ऑप्शन ए है ए पिंच ऑफ स्नफ, बी में है द अर्थ, सी में है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, या डी में है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया? ए पिंच ऑफ स्नफ से, द अर्थ से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज से, कहाँ से लिया गया? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जल्दी से दीजिए। ठीक है, चलिए बताया जाए इसका आंसर। इसका सही जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी ने लिखा है, याद रखना है। आते हैं महात्मा गांधी का मतलब कि एक एक्सट्रैक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस इज फ्रॉम, मतलब ये जो लाइन है, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, ये लाइन कहाँ से लिया गया? ए भारत इज माई होम, बी द अर्थ, सी हाउ फ्री इज द प्लेस, या डी आई हैव ए ड्रीम? कहाँ से लिया गया? द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, कहाँ से लिया गया है? भारत इज माई होम, द अर्थ, हाउ फ्री इज द प्लेस, या आई हैव ए ड्रीम? कहाँ से लिया गया? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी। सही जवाब क्या होगा इसका? लिख लिए सभी बच्चे? चलिए देखते हैं। इसका सही जवाब होगा भारत इज माई होम। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जिस वक्त प्रेसिडेंट बने थे, उस वक्त उन्होंने जो ओथ लिया था, शपथ लिया था, उसके बाद का जो स्पीच है भारत इज माई होम, उसी का एक अंश आपके सामने था यहाँ पर, और उसी का ये लाइन है, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। द नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज ए या एन डॉट डैश ऑन प्रोबेशन, मतलब कि जो नरेटर है जो आपको कहानी सुना रहे हैं पिंच ऑफ स्नफ में, वो क्या थे, है ना? ऑन प्रोबेशन है ना, वाज ए या एन डैश ऑन प्रोबेशन। ऑप्शन ए है सेक्रेटरी, बी क्लर्क, सी अंडर सेक्रेटरी, या डी बैंक ऑफिसर। द नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज ए या एन डैश ऑन प्रोबेशन।
सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, क्लर्क या बैंक ऑफिसर? The narrator in A Pinch of Snuff was A या N dash on probation? The right answer is C, अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, वो एक अंडर सेक्रेटरी थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। मार्टिन लूथर किंग was the youngest person to receive the dash in 1964। मतलब मार्टिन लूथर किंग जो थे वो सबसे युवा व्यक्ति थे 1964 में। क्या लेने वाले, मतलब क्या रिसीव करने वाले? ए बुकर प्राइज, बी नोबेल प्राइज, सी नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन या डी इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट। मतलब ये 4 अवार्ड है, 4 प्राइज है। इन चारों प्राइज में से कौन सा प्राइज लेने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर सबसे यंगेस्ट पर्सन थे? 1964 में उनको मिला था बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज, नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन, इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964। ए बुकर प्राइज, बी नोबेल प्राइज, सी नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन या डी इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज उनको मिला था 1964 में और वो यंगेस्ट पर्सन बन गए थे इस अवार्ड को लेने वाले। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। वाट विटमैन वॉज ए या एन इंडियन पोएट, अमेरिकन पोएट, ब्रिटिश पोएट या रशियन पोएट? मतलब वॉट विटमैन जो थे वो कहाँ के कवि थे? इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश या रशियन? जल्दी से आंसर दीजिए। वाट विटमैन वॉज ए या एन इंडियन पोएट, अमेरिकन पोएट, ब्रिटिश पोएट या रशियन पोएट? हो गया, लिख लिया आंसर। चलिए आंसर बताया जाए। इसका सही जवाब होगा बी, अमेरिकन पोएट। ठीक है, वाट विटमैन जो थे वो एक अमेरिकन पोएट थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। बंकिम चंद्रा wrote राजमोहन्स वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश इन 1857, 1914, 1864 या 1847? बंकिम चंद्रा ने राजमोहन्स वाइफ लिखा जो कि इंग्लिश में पहला भारतीय उपन्यास है। वो कब लिखा गया? 1857 में, 1914 में, 1864 में या 1847 में? बंकिम चंद्रा wrote राजमोहन्स वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश इन 1857, 1914, 1864, 1847। सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लिखें। देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ और याद रखने वाली चीज़ है कि इंग्लिश में पहला भारतीय नोवेल कौन था? राजमोहन्स वाइफ। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि डैश इज़ द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश, या फिर ऐसा पूछ सकता है राजमोहन्स वाइफ इज़ रिटन बाय, किन्होंने इसे लिखा? तो बंकिम चंद्रा ने लिखा, पहला इंग्लिश नोवेल है। कब लिखा गया था? तो इसका सही जवाब होगा सी, 1864। कब लिखा गया था? 1864 में लिखा गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट्स डैश हुज ब्रो इज द पोएट टॉकिंग अबाउट। इस लाइन में कहा जा रहा है कि उसकी जो भौएं थी वो गहरे रूप से रेखांकित थी सोच में, मतलब सोच में डूबी हुई थी। तो किसकी भौएं सोच में डूबी हुई थी? ऑप्शन ए है मैकिविटीज, बी हिमसेल्फ यानी लेखक की खुद की, हिज नेवर्स यानी कि उनके पड़ोसी की, या हिज फादर या उनके पिता की। लेखक किसके ब्रो के बारे में बोल रहे हैं कि उसकी जो ब्रो थी यानी उसकी जो भौएं थी वो सोच में डूबी रहती थी? मैकिविटी की, उनकी खुद की, उनके पड़ोसी की या उनके पिता की? ए मैकिविटीज, बी हिमसेल्फ, सी हिज नेवर्स या डी हिज फादर्स? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए इसका सही जवाब होगा मैकिविटी। टी.एस. इलियट ने बोला है हमेशा ये कैलकुलेट करते रहता था कि कहाँ क्राइम करना है। ये एक बिल्ली है, याद रखना है। मैकिविटी क्या है? एक बिल्ला है, बिल्ला। मैकिविटी इज़ अ कैट।
आगे चलते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19। द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू द पोएम द सोल्जर। द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू द पोएम द सोल्जर। द USA, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फ्रांस या डी इंग्लैंड। मतलब किस देश का प्रेज यानी बड़ाई और उसकी पिक्चर को सोल्जर में लेखक दिखा रहे हैं, या सोल्जर पोएम में किस देश के बारे में बताया जा रहा है। तो USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में, या बी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, या सी फ्रांस के बारे में, या डी इंग्लैंड के बारे में। द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू द पोएम द सोल्जर। जल्दी से आंसर दीजिए। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा डी इंग्लैंड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। ए अमेरिकन इंडियन, बी इंडो यूरोपियन, सी इंडियन ऑस्ट्रेलियन या डी इंडो पाकिस्तानी। इंग्लिश प्राचीन डैश भाषा के परिवार से बिलोंग करता है। अमेरिकन, इंडियन, इंडो यूरोपियन, इंडियन ऑस्ट्रेलियन या इंडो पाकिस्तानी। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। अमेरिकन इंडियन, इंडो यूरोपियन, इंडियन ऑस्ट्रेलियन या इंडो पाकिस्तानी। इसका सही जवाब होगा इंडो यूरोपियन। ठीक है, इंडो यूरोपियन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। Deeply and painfully upset, they went to the man named Sanders and told him how it was. Is from, मतलब ये जो लाइन है, deeply and painfully upset they went to the man named Sanders and told him how it was, ये लाइन कहाँ से ली गई है? A marriage proposal, B a child is born, C the earth या D how free is the press। ये जो लाइन है deeply and painfully upset they went to the man named Sanders and told him how it was, ये लाइन जो है किस चैप्टर की है? ए मैरिज प्रपोजल, बी ए चाइल्ड इज बॉर्न, सी द अर्थ या डी हाउ फ्री इज द प्रेस। कहाँ से ली गई? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, बताया जाए। इसका सही जवाब होगा द अर्थ। ठीक है, जॉनसन्स को जब ये पता चलता है कि उनका ज़मीन, उनका जो वो घर है वो बिकने जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा गहराई से दर्द में चले जाते हैं और वो फिर जाते हैं उस आदमी के पास, सेंडर्स के पास, उससे पूछते हैं कि कैसे हो गया। ठीक है, उस पढ़िएगा, उसमें ये लाइन ही है, डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द नेम्ड सेंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज। ये द अर्थ से लिया गया। ठीक है, बेंजी वाला चैप्टर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एंटन चेखोव वॉज ए डैश बाई प्रोफेशन। एंटन चेखोव प्रोफेशन से क्या थे, उनका पेशा क्या था? ए टीचर, बी सोल्जर या सी मैनेजर या डी डॉक्टर। एंटन चेखोव वाज ए डैश बाई प्रोफेशन, ए टीचर, बी सोल्जर या सी मैनेजर या डी डॉक्टर। क्या थे वो? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, अभी तो आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ है। 45 क्वेश्चंस हैं हमें करने को, हमने अभी 22 ही किया है। चलिए, इसका सही जवाब होगा डी डॉक्टर। ठीक है, एंटन चेखोव जो थे प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे। इनका कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है? एक ड्रामा है जिसका नाम है मैरिज प्रपोजल, वो आपको पढ़ना है। एंटन चेखोव के द्वारा लिखा गया है ए मैरिज प्रपोजल। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली। मतलब किस पर्पस के लिए नानू काका दिल्ली आए थे? फॉर पेइंग द डेप्ट, टू अटेंड जमींदार कन्वेंशन या टू टेक रेस्ट या टू सी सम मिनिस्टर। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली? फॉर पेइंग द डेप्ट, या बी होगा टू अटेंड जमींदार कन्वेंशन, या सी होगा टू टेक रेस्ट, या डी होगा टू सी सम मिनिस्टर। जल्दी आंसर दीजिए। नानू काका किस पर्पस के लिए दिल्ली आए थे? उधार चुकाने, जमींदार कन्वेंशन को में उपस्थित होने, या आराम करने, या मंत्रियों से मिलने, टू सी सम मिनिस्टर्स, या टू अटेंड जमींदार कन्वेंशन, या फॉर पेइंग द डेप्ट, या टू टेक रेस्ट। चलिए जवाब बताया जाए इसका। इसका सही जवाब होगा टू सी सम मिनिस्टर्स। अब थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टू सी सम मिनिस्टर, वो मंत्रियों से मिलने आए थे, उनका शौक था इसी तरह से झूठ बोल के बड़े लोगों से मिलना। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर 1066,
1857, 1476 या 1605? द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर 1066, 1857, 1476 या 1605? कब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया? चलिए फास्ट करते हैं, इसका आंसर बताते हैं। लिख लिए सभी लोग? लिख लीजिए जल्दी से, जो आंसर आपको लग रहा है ABCD में से जल्दी लिख लीजिए। चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा C, 1476, 1476 में। आते हैं, मिडिल इंग्लिश का पीरियड है, मिडिल इंग्लिश में ही आया था। आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। द पोएट वॉज डैश ड्रेस्ड व्हेन ही सो द स्नेक? A फॉर्मली, B इन पैजामाज, C इन हिज नाइट सूट या D इन हिज अंडर गारमेंट्स? कवि जो थे वो किस ड्रेस में थे जब उन्होंने सांप को, स्नेक को देखा? A फॉर्मली, B इन पैजामाज, C इन हिज नाइट सूट या D इन हिज अंडर गारमेंट्स? जल्दी जल्दी आंसर लिखिए। फॉर्मली, इन पैजामाज, इन हिज नाइट सूट या इन हिज अंडर गारमेंट्स? देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इन पैजामाज। ठीक है, पैजामा में थे वो। पहला दूसरा लाइन में ही आपको ये मिल जाएगा स्नेक वाले चैप्टर में, DH लॉरेंस। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डैश? मतलब आपको बताना है इस लास्ट में जो डैश है इस जगह पर क्या आएगा। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डैश? A डिस्ट्रेस्ड, B सैडनेस, C हैप्पीनेस या D टीयर्स? पोएम का लाइन है, आपको बस वहाँ पर वर्ड भरना है कि कौन सा वर्ड आएगा। ये जो लाइन है ये लिया गया नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। चलिए, हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट? ऑप्शन A होगा डिस्ट्रेस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज डैश इज फ्रॉम? मतलब ये जो लाइन है टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? A सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, B ओड टू ऑटम, C स्नेक या D फायर हिम? टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज इज फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओड टू ऑटम, स्नेक या फायर हिम? चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ओड टू ऑटम। ठीक है, ओड टू ऑटम, ये ऑटम का समय है। ठीक है, मैचरिंग सन है ना, उसमें देखिएगा आएगा। आगे आते हैं, धुंध का मौसम और उगते हुए सूरज का मौसम है ना। आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गार्ड्स इज फ्रॉम? फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गार्ड्स इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया ये लाइन? द अर्थ से, ए मैरिज प्रपोजल से या ए चाइल्ड इज बॉर्न से या द आर्टिस्ट से? फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गार्ड्स इज फ्रॉम द अर्थ, मैरिज प्रपोजल, ए चाइल्ड इज बॉर्न या D द आर्टिस्ट? चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? क्या होगा क्या होगा सही जवाब? जल्दी से लिखिए। चलिए इसका सही जवाब होगा द आर्टिस्ट। ठीक है, जहाँ कहीं भी गार्ड्स दिखता है तो द आर्टिस्ट चैप्टर याद आना चाहिए। उसमें एक लड़का है जिसका नाम है CB। ठीक है, CB, ये लड़का का नाम याद आना चाहिए CB। ये लड़का जो है गार्ड्स के पीछे यानी गोल कद्दू के पीछे दीवाना है। ठीक है, इसके टीचर मम्मी पापा टीचर पापा खूब इसको मारते, मतलब टीचर खूब डांटे, पिताजी खूब मारे। बाद में इसका आदत छूटा, लेकिन हाँ इसके अंदर ये कला थी, वो गार्ड्स के साथ खेलता था। तो गार्ड्स जहाँ पर भी GOURDS गार्ड्स देखने को मिले आप ध्यान रखिएगा। द आर्टिस्ट सीगा नौआ सेबी नाम का लड़का है। 29 पर आते हैं। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल या दे वेयर जीलियस ऑफ अस? 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है? आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मशीनरी को क्यों नहीं इन्वेंट किया, क्यों नहीं मशीनरी का आविष्कार किया? पहला ऑप्शन है दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, क्योंकि वो जानते थे कि हम इसके गुलाम बन जाएंगे। दूसरा है दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, वो जानते थे कि हम खुश रहेंगे। सी है दे डिड नॉट लाइक अस टू सी कंफर्टेबल, वो हमें कंफर्टेबल देखना नहीं चाहते थे। या डी है दे वेयर जीलियस ऑफ अस, वो हमसे जलते थे।
बताइए 3-4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, या दे वे आर जेलियस ऑफ अस। चलिए ज़्यादा समय लिए बिना इसका आंसर बताते, इसका सही आंसर होगा ए। जानते थे कि हम लोग मशीनों के गुलाम बन जाएंगे, आज हम लोग मशीनों के गुलाम है ही, बिना मशीन के हमारा क्या काम चलता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। द लाइन इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है इन हर्ट्स एंड एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये लाइन कहाँ से लिया गया है। ए ओड टू ऑटम, बी द सोल्जर, सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या डी फायर हिम। द लाइन इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन कहाँ से लिया गया है। ओड टू ऑटम, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या फायर हिम। क्या होगा सही जवाब, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए ये सही जवाब होगा द सोल्जर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन पर्शियन एंड संस्कृत, ए ओल्डर, बी यंगर, सी क्लासिकल, या डी नन ऑफ दिस। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन पर्शियन एंड संस्कृत, ए ओल्डर, बी यंगर, सी क्लासिकल, या डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब होगा यंगर देन पर्शियन एंड संस्कृत, बहुत युवा है संस्कृत और पर्शियन की तुलना में। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। वाटर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश, ए इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, बी पॉवर्टी, सी ड्रीम्स, या डी लंदन लाइफ। वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश, ए इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, बी पॉवर्टी, सी ड्रीम्स, या डी लंदन लाइफ। लिख लिया आंसर। चलिए इसका सही जवाब होगा ए इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम, अच्छा सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा द लाइन है ना, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा होगा, एंड द नाइटिंगेल इज डम्प, यहाँ पर होगा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा। ठीक है, द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम्प्ड इज टेकन फ्रॉम, मतलब ये जो लाइन है एंड द नाइटिंगेल इज डम्प्ड, ये कहाँ से लिया गया है। ए फायर हिम, बी ओड टू ऑटम, सी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, या डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम्प्ड इज टेकन फ्रॉम ए फायर हिम, बी ओड टू ऑटम, सी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, या डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए सही जवाब क्या होगा इसका, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। सीबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग डैश, ए गार्ड्स, बी फ्लावर्स, सी सीड्स, या डी ग्रास। सीबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग डैश, गार्ड्स, फ्लावर्स, सीड्स, या ग्रास। सीबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग डैश, गार्ड्स, फ्लावर्स, सीड्स, या ग्रास। चलिए अभी ऊपर में बताया, जहाँ कहीं भी गार्ड्स दिखे सेबी को याद कीजिएगा, द आर्टिस्ट को याद कीजिएगा, शिगा नोवा को याद कीजिएगा। द आर्टिस्ट शिगा नोवा ने लिखा है, जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है। सेबी उसमें का एक लड़का है, उसका एक कैरेक्टर है जिसको गार्ड्स बड़ा पसंद है, मतलब कद्दू, गोल वाले कद्दू, ये GOURDS गार्ड्स। तो उसकी आदत थी, वो इकट्ठा करता था GOURDS गार्ड्स को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। जॉन डॉनी इज ए डैश पोएट, नेचर, बी मेटाफिजिकल, सी कैवेलियर, या डी रोमांटिक। जॉन डॉनी कैसे कवि थे, नेचर, मेटाफिजिकल, कैवेलियर, या डी रोमांटिक। सही ऑप्शन क्या होगा, याद रखना है, इसका सही ऑप्शन होगा मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल जो पोएम है, पोएम का जो टाइप है मेटाफिजिकल, ये न्यू टाइप ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स था, जिसके पीनियर ही थे जॉन डॉनी। ठीक है, इसके पीनियर ही थे, मतलब अग्रदूत ही थे जॉन डॉनी मेटाफिजिकल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। द वेस्ट लैंड हैज़ बिन कंपोज्ड बाई डैश, वेस्ट लैंड नाम का जो मतलब कि रचना है वो किनका है। T.S. एलियट, W.H. ऑर्डन, S.T. कॉलरिज, या डी जॉन डॉनी। द वेस्ट लैंड हैज़ बिन कंपोज्ड बाई ए T.S. एलियट, बी W.H. ऑर्डन, सी S.T. कॉलरिज, या डी जॉन डॉनी। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। वेस्ट लैंड हैज़ बिन कंपोज्ड बाई
चलिए सही आंसर बताया जाए इसका सही जवाब होगा T.S. इलियट, सॉरी। ठीक है, द वेस्ट लैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाय T.S. इलियट। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। 37वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्टर डिलामेयर वॉज बॉर्न इन द ईयर, मतलब वाल्टर डिलामेयर का जन्म कब हुआ? 1853, 1867, 1873 या 1889? वाल्टर डिलामेयर वॉज बॉर्न इन द ईयर, वाल्टर डिलामेयर का जन्म कब हुआ? 1853, 1867, 1873 या 1889? वाल्टर डिलामेयर का जन्म कब हुआ? वाल्टर डिलामेयर वॉज बॉर्न इन द ईयर 1853, 1867, 1873, 1889? चलिए बताया जाए सही जवाब। इसका सही जवाब होगा 1873। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। सावित्री इज रिटन बाय ए औरोबिंदो घोष, बी सरोजनी नायडू, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी तोरू दत्त? सावित्री किनके द्वारा लिखा गया है? औरोबिंदो घोष, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर या तोरू दत्त के द्वारा? जल्दी से आंसर लिखिए। चलिए इसका सही जवाब होगा औरोबिंदो घोष। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, मतलब बर्ट्रैंड रसल को और नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, कब मिला था? 1956, 1952 या 1950 या 1953? कब? बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर 1956, 1952, 1950 या 1953? चलिए इसका सही जवाब होगा सी, 1950। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश, ए इसेंशियल वेल्थ, बी इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, सी इसेंशियल नॉलेज या डी इसेंशियल एक्सपीरियंस? डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, ए इसेंशियल वेल्थ, बी इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, सी इसेंशियल नॉलेज या डी इसेंशियल एक्सपीरियंस? ये लाइन भारत इज माई होम से लिया गया है। उसमें जिस वक्त राष्ट्रपति बन रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने राधा कृष्णन के बारे में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बताया था। ठीक है, क्या बताया था? यही बताया था कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। मैकबेथ एंड जूलियस सीजर वाज आर रिटन बाय, मैकबेथ और जूलियस सीजर किनके द्वारा लिखा गया? ए जॉनसन, बी गोल्ड स्मिथ, सी शेक्सपियर या डी नन ऑफ दीज? मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय जॉनसन, गोल्ड स्मिथ, शेक्सपियर या डी नन ऑफ दीज? मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय जॉनसन, गोल्ड स्मिथ, शेक्सपियर, नन ऑफ दीज। बहुत जाना माना रचना है ये जूलियस सीजर, और मैकबेथ किनका है? शेक्सपियर का है। ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाई द डैश ऑफ देयर स्किन, मतलब इस डैश में क्या भराएगा? ए कलर, बी फूड हैबिट्स, सी एजुकेशन या डी कल्चर? माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाई द डैश ऑफ देयर स्किन, ए कलर, बी फूड हैबिट्स, सी एजुकेशन या डी कल्चर? ये लाइन जो है आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो स्पीच है वहाँ से लिया गया है। उसमें उन्होंने बताया है कि मेरे बच्चे अपने स्किन के कलर के द्वारा जज नहीं किए जाएंगे। ठीक है, कलर होगा इसका ऑप्शन ए। माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज बाई द कलर ऑफ देयर स्किन। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। 43वां सवाल स्क्रीन के ऊपर ये है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनिएंट डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? ए पॉलिटिशियन, बी फिलोसफर, सी एजुकेशनिस्ट या डी साइंटिस्ट? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनिएंट डैश, पॉलिटिशियन, फिलोसफर, एजुकेशनिस्ट या डी साइंटिस्ट? क्या थे डॉक्टर जाकिर हुसैन? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। अंतिम पड़ाव पर हम लोग हैं। ठीक है, टोटल 70 क्वेश्चन, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे बुक्स के। और आप मतलब थोड़ा सा पढ़िएगा बुक्स को, चैप्टर राइटर का नाम अच्छे से याद कीजिएगा, और बी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रहना है। एग्ज़ाम जो आप पढ़े हैं उसको लिखना है बढ़िया से, उसका जवाब देना है, अच्छा जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़े होइएगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अटेंडेंस सही से बनाइएगा, जो गोला जहाँ भरना होता है वो OMR जो भरना होता है उसको बढ़िया से भरिएगा, सब बेहतर होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और पॉजिटिव रहना है। ठीक है, एकदम
चलिए, इसका सही जवाब होगा इमिनिएंट एजुकेशनिस्ट होगा। ठीक है, इमिनिएंट एजुकेशनिस्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। नानू काका मैनेज्ड टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ डैश, फर्स्ट क्लास, बी जनरल क्लास, सी स्लीपर क्लास या डी थर्ड क्लास। नानू काका मैनेज्ड टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ डैश, फर्स्ट क्लास, जनरल क्लास, स्लीपर क्लास या डी थर्ड क्लास। चलिए, इसका सही जवाब होगा थर्ड क्लास। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 जो कि हमारे इस वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू इलियट मैकेविटी इज द डैश ऑफ क्राइम। मैकेविटी क्राइम का क्या था? ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी अलेक्जेंडर या डी ओसामा। इलियट के अनुसार अकॉर्डिंग टू इलियट के अनुसार मैकेविटी इज द डैश ऑफ क्राइम। मैकेविटी क्राइम का क्या था? ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी अलेक्जेंडर या डी ओसामा। मैकेविटी क्या है? एक कैट है, ध्यान रखना है। हमारे इस वीडियो सेशन के अंतिम क्वेश्चन का जो जवाब है वो सही जवाब होगा नेपोलियन ऑफ क्राइम। इस लाइन ही है उस पोएम में, आप पढ़िएगा अच्छे से तो उसमें मिल जाएगा आपको। अकॉर्डिंग टू इलियट मैकेविटी इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम। ठीक है, तो यहीं पर हमारा वीडियो सेशन समाप्त होता है। थैंक यू।